हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 8 का चैप्टर फ्रिक्शन पढ़ेंगे और इसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, फ्लड फ्रिक्शन। इससे पहले वाले टॉपिक्स हमने पहले वाले वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप पहले वाली वीडियोज़ देख सकते हैं और सभी टॉपिक समझ सकते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं फ्लड फ्रिक्शन। फ्लड फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा है फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, तो इसी तरह से फ्लड्स जो होते हैं, जैसे लिक्विड्स और गैसेज जो होते हैं वो फ्लड्स होती हैं, उनके अंदर भी फ्रिक्शन लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हम साइकिल चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं या बसों में बैठते हैं। मान लीजिए ये हमारी गाड़ी या साइकिल वगैरह इस तरफ जा रही है और एयर आती है इस तरफ से, तो हमें एयर लगती है काफ़ी तेज़ और वो गरम गरम एयर महसूस होती है, मतलब वो हवा गर्म महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जो एयर होती है उससे हमारा फेस जो है वो कांटेक्ट में आता है और एयर भी मोशन में होती है और हम जिस गाड़ी में बैठे हैं वो भी मोशन में होती है, यानी हम भी मोशन में होते हैं। तो जब एक दूसरे से आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है और उससे हीट प्रोड्यूस होती है और इसलिए हमें एयर जो है वो गरम गरम महसूस होती है। इसी तरह से जब पानी में अगर तैरते हैं तो हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि जो पानी या फिर जो लिक्विड्स होते हैं उनमें भी फ्रिक्शन लगता है, जो कि हमारे मोशन को रिड्यूस करने की कोशिश करता है या हमारे मोशन को रोकने की कोशिश करता है। तो ये इस तरह का मोशन जो होता है गैसेज या लिक्विड्स में लगता है, उसे बोलते हैं फ्लड फ्रिक्शन। यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। हम जानते हैं कि एयर जो होती है वो बहुत लाइट और थिन होती है, इसलिए हमें उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स है महसूस कम होता है, क्योंकि वो लाइट होती है और पतली होती है, मतलब हल्की और पतली होती है। येस इट एग्जर्ट्स फ्रिक्शन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट करती है, एयर में भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एग्जर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम। इसी तरह से वाटर और अदर लिक्विड्स भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जर्ट करते हैं जब ऑब्जेक्ट्स उनमें से गुजरते हैं या उनमें मूवमेंट करते हैं। इन साइंस में द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स इज फ्लड। गैसेज और लिक्विड्स को इकट्ठा मिलाकर फ्लड्स बोल देते हैं। सो वी कैन से दैट फ्लड्स एग्जर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो लिक्विड्स में या गैसेज में मूवमेंट करते हैं तो उनकी मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी उनके मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और इस फ्रिक्शन फोर्स को जो कि फ्लड्स में लगता है उसे ड्रैग भी बोला जाता है। फ्रिक्शन फोर्स exerted by floods is also called drag. The friction force on an object in a flood depends on its speed with respect to the flood. तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है जो फ्लड्स में लगता है वो इस फ्लड की स्पीड पर भी डिपेंड होता है। एक तो इसकी डेंसिटी पर डिपेंड होता है, मतलब अगर हल्का होगा कोई भी लिक्विड या गैस हल्का होगा तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, और दूसरा डिपेंड करता है उसकी स्पीड पर। जैसे मान लीजिए हम इस तरफ साइकिल पर जा रहे हैं और इधर से बहुत तेज़ी से हवा आ रही है, तो हमारे मोशन को ये तेज़ी से रोकेगी, हमें इधर जाने से तेज़ी से ये रोकती है, क्योंकि जब एयर की स्पीड ज़्यादा होती है तो उससे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है, इसलिए ये हमारे मोशन को तेज़ी से रोकेगी। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लड। तो तीसरा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है फ्लड्स में वो ऑब्जेक्ट की शेप पर और फ्लड के नेचर पर भी डिपेंड होता है। तो ये है तीसरा कि किस तरह की शेप है, ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है उसकी शेप कैसी है और किस फ्लड में वो मूवमेंट करता है, मतलब उस फ्लड का नेचर क्या है उस पर भी डिपेंड होता है। तो ये शेप पर कैसे डिपेंड होता है ये हम पढ़ते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। तो ये तो हम जानते हैं कि अगर फ्लड्स में कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है तो इस फ्रिक्शन को ओवरकम करना होता है, मतलब उस फ्रिक्शन को पार करना होता है। अगर उस फ्रिक्शन को पार नहीं करेगा तो मूवमेंट कैसे होगी। इन दिस प्रोसेस दे लॉस एनर्जी, और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है।
बहुत एनर्जी लग जाती है। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, और इसलिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स, इसलिए ऑब्जेक्ट्स को स्पेशल शेप्स दी जाती हैं। फ्लड्स में मूवमेंट करने वाले ऑब्जेक्ट्स को स्पेशल शेप्स दी जाती हैं, जैसे कि जो एरोप्लेन होती है, देखिए उसकी शेप ऐसी होती है। ये आइडिया मिला पक्षियों से, पक्षियों की शेप भी ऐसी होती है, आगे से पतली होती है, बीच में से मोटी होती है, पीछे से पतली। इसी तरह से एरोप्लेन की शेप जो होते हैं वो आगे से पतली होती है, बीच में से मोटी होती है, पीछे से पतली होती है। इसी तरह से जो नाव होती हैं वो आगे से पतली होती हैं और बीच में से मोटी होती है, पीछे से पतली होती हैं। इसी तरह से जो मछलियाँ होती हैं, देखिए मछलियाँ जो होती हैं वो आगे से पतली, बीच में से मोटी और पीछे से पतली होती हैं। तो ये एक अलग सी शेप होती है। जो पानी में रहते हैं और जो एयर में रहते हैं उन लिविंग्स की तो शेप्स नेचुरल होती है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, उनको ऐसी शेप्स दी जाती हैं। जैसे पक्षियों से, बर्ड से तो आइडिया मिल गया एरोप्लेन के लिए, और मछलियाँ जो होती हैं फिशेज से आइडिया मिला शिप्स वगैरह बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए। तो इस तरह की जो शेप होती है जो कि आगे से पतली, बीच में से मोटी और फिर पीछे से पतली, तो इस तरह की शेप्स को स्ट्रीमलाइंड शेप बोला जाता है। इस तरह की शेप को जो कि आगे से पतली होती है, बीच में से मोटी होती है और फिर पीछे जाके फिर पतली होती है, इस तरह की शेप होती है स्ट्रीमलाइंड शेप। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दिस स्पेशल शेप? तो ये मैंने बता दिया है कि नेचर से ही साइंटिस्ट को इस तरह की शेप्स बनाने का आइडिया मिला है। बर्ड्स से तो हवाई जहाज़ बनाने का आइडिया मिल गया, और जो फिशेज हैं, जो मछलियां हैं, उनसे नाव वगैरह बनाने का आइडिया मिल गया। देयर बॉडीज मस्ट हैव इवोल्व्ड टू शेप्स विच वुड मेक दैम लॉस्ट लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन, और इस तरह की जो शेप्स हैं उनसे फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो कम लगता है, क्योंकि ये देखिए ये आगे का हिस्सा पतला होता है, इससे ये जो फ्लड्स होती हैं इनको ये इजीली काट सकते हैं, इनको इजीली पार कर सकते हैं, तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। और हमने ये भी पढ़ा है, फोर्स एंड प्रेशर, ये पढ़ा है कि ये मान लीजिए इनकी शेप ऐसी होती और ये फ्लड है, एयर है या फिर वाटर है, तो यहाँ पर देखिए अगर ऐसी होती तो ज़्यादा एरिया कवर करती है और इससे इनको ये फोर्स ज़्यादा लगाती लेकिन प्रेशर कम पड़ता, तो आगे इजीली नहीं जा सकती थी। ये वाला पॉइंट भी आप याद करेंगे, इससे भी हम समझ सकते हैं इस टॉपिक को कि ये एरिया ज़्यादा कवर करती। अगर ये इस टाइप की शेप होती और इस पर फोर्स ये ज़्यादा लगाती लेकिन ये प्रेशर कम पड़ता, तो आगे इतनी इजीली नहीं जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर देखिए पतली सी है ये, तो एरिया थोड़ा सा कवर किया तो ये फ्लड्स को इजीली काट सकती हैं, जिससे कि ये इजीली तैर सकती हैं। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एरोप्लेन, डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी इन इट्स शेप एंड that of bird? In fact, all vehicles are designed to have shapes which reduce flood friction. तो सभी जो व्हीकल्स होते हैं उनकी शेप्स आपने ऐसी ही देखी होंगी। देखिए गाड़ियाँ जो होती हैं उनकी शेप्स भी इस तरह की ही होती हैं ताकि वो एयर को इजीली काट सके। आगे से पतली, बीच में से मोटी और फिर पतली। इसी तरह से गाड़ियों की शेप भी ऐसी होती है, आगे से पतली, बीच में से मोटी, पीछे से पतली, ताकि ये एयर को इजीली काट सके और फ्रिक्शन फोर्स कम हो। इस तरह की जो शेप्स होती हैं उनको स्ट्रीमलाइंड शेप्स बोलते हैं, और इस तरह की जो ये बॉडीज़ होती हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा कि फ्लड फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या किया जाता है। फ्लड फ्रिक्शन को कम करने के लिए स्ट्रीमलाइंड शेप्स बना दी जाती हैं, जिससे कि फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। तो यहाँ तक पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।